का साथियों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के अपने हिंदी साहित्य के पेपर के प्रथम यूनिट हिंदी भाषा उसका विकास के संबंध में। इसमें सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है प्रथम यूनिट का, उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं। तो देखिए, पहले हमारा है इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत देखेंगे 3 सब पॉइंट बने हुए हैं। पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और आधुनिक आर्य भाषाएँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में देखें तो हमारे तो लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति दो आते हैं। इनसे हमारे पेपर में कभी कोई सवाल पूछता नहीं, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 वर्गीकरण किया गया है। पाली प्राकृत से भी प्रश्न अक्सर नहीं आते हैं। जो प्रश्न आते हैं हमारे अपभ्रंश से आते हैं, तो हमें मुख्यतः अपभ्रंश पर फोकस करना है। अपभ्रंश में ही देखेंगे तो पहले सौसेनी, अर्धमागधी और मागधी 3 इसके हैं। इन्हीं से पूरा उत्पत्ति होती है हिंदी के उपभाषाओं की, जिसमें राजस्थानी उपवर्ग आता है, सौसेनी उपवर्ग आता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये और पहाड़ी हिंदी, ये 5-6 उपवर्ग बन जाते हैं। इनसे हिंदी की बोलियों की उत्पत्ति होती है। तो हमें अपभ्रंश पर ध्यान देना है, उसके बाद बोलियों के वर्गीकरण पर ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारा भाषिक जो वर्गीकरण हो रहा है उससे प्रश्न कैसे आते हैं, तो कभी कभी तो एक प्रश्न तो पूछ लेता है। जैसे अब अगर शुरू में बात करेंगे, आप जब विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण होता है तो वहाँ आप देखेंगे 18 भाषा परिवार माने हैं विद्वानों ने, ठीक है। उसमें भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किस वर्ग से कौन सी भाषा आती है। अब बाई चांस से प्रश्न पूछता है किस वर्ग से कौन सी भाषा आ रही है, ठीक है। तो वो भी आप लोग थोड़ा विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा हमारा जो हम बात करें उससे इतर हो गया, लेकिन हाँ, इससे प्रश्न भी आते हैं अक्सर, तो आप लोग देखते रहिएगा। अगर हम बोलियों की बात करें तो बोलियों में एक तो चीज़ आता है कि उपबोलियाँ कौन कौन सी है बोलियों की। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है कि काशिका निम्न से किसकी उपबोली है, ठीक है। तो ये बनारस की भाषा को काशिका कहा जाता है। तो ये अवधी और भोजपुरी के मिक्स में भी आ जाता है। जैसे अभी इस बार प्रश्न पूछा था कि बनाफरी और 2-3 उपबोलियाँ थी, बनाफरी था, तो बनाफरी किसकी उपबोली है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये हमारी बुंदेली का बनाफरी उपबोली मानी जाती है, ठीक है। बनाफरी में देखेंगे तो आपका आल्हा जो परमाला सो लिखा गया है वो बनाफरी उपबोली में ही लिखा गया था, ठीक है। उसकी बात आती है। तो ये उपबोलियों में एक चीज़ और आता है। उपबोलियों में हमारा बोलियों में बोलियों के बीच आपस में जो ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली, इसकी विशेषताओं का जो है उनके बीच जो है ये कभी कभी पूछ लेता है कि क्या क्या विशेषताएँ साम्यता मिलती है अथवा क्या वैमनस्य है, ठीक है। तो आप इनकी खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, इन पर मुख्यतः फोकस करिएगा, इनकी विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है। ये हमारा बोली और भाषाओं से हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा स्वनिम व्यवस्था हिंदी में, स्वनिम व्यवस्था में स्वर और व्यंजन की जो व्यवस्था दी गई है वो एक तो पूछता है उच्चारण स्थान, कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा क्या का उच्चारण स्थान क्या है, दे दिया ऑप्शन कंठ है, तालु है, दंतोष्ठ है या ओष्ठ है, तो ऐसे, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, क्या का कंठ हो जाता है। ऐसे पूछ लेता है व का उच्चारण स्थान क्या है, अक्सर पूछता है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाता है। एक तो ये प्रश्न आता है। फिर आता है स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण। स्वरों का व्यंजन वर्गीकरण कि लघु स्वर है कि दीर्घ स्वर है, फिर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये भी प्रश्न पूछता है। ये स्वर हो गया। व्यंजन का वर्गीकरण पूछता है प्रयत्न के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, घोष के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये 4 प्रकार के हैं। इन पे पूछ लेता है कि सब प्रश्न देगा कि निम्न में से कौन सा संघर्ष व्यंजन में आता है, ठीक है। फिर अगर प्रश्न पूछता है घोषत्व के आधार पर, घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। प्राणत्व का आधार पूछता है कि महाप्राण कौन सा, अल्प प्राण कौन सा है, ठीक है। ये स्वनिम व्यवस्था में इससे प्रश्न आते हैं। स्वनिम व्यवस्था के बाद देखेंगे तो शब्द निर्माण, हमारे भाषा के विकास में एक टॉपिक आएगा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में देखेंगे तो एक तो तत्सम तद्भव आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक, इनसे प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि पंकज शब्द है, निम्न से क्या है, रूढ़ है, योगरूढ़ है या यौगिक है। तो जैसे पंकज को देखेंगे तो योगरूढ़ माना जाता है। योगरूढ़ मतलब जो किसी खास पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, तो पंकज कमल के लिए यूज होता है, तो ये योगरूढ़ में आएगा। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा छटपट शब्द किस में आएगा, यौगिक है, योगरूढ़ है, रूढ़ है, तो छटपट केवल यौगिक है, किसी खास के लिए मतलब ये पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं होता, बस 2 शब्द मिल गए हैं तो यौगिक।
जैसे साइंस के विद्यार्थी हैं तत्व यौगिक बेहतर समझते होंगे कि यौगिक क्या है, तत्व क्या है। ठीक है, जो जहाँ दो मिल जाते हैं यौगिक हो जाता है। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़, दो मिल गए, दो या दो से अधिक तो यौगिक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद एक शब्दों में ये आता है कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द किस भाषा का है। ठीक है, जैसे बम दे दिया शब्द, बम किस भाषा का शब्द है? तुर्की दे दिया, डच दे दिया, चीनी दे दिया, जापानी दे दिया, तो जो वहाँ बम है वो डच भाषा का शब्द है। ठीक है, ऐसे प्रश्न शब्दों के आते हैं, किस भाषा का शब्द है ये आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ और आती है वाक्य निर्माण, कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, इससे प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि वाक्य निर्माण बताइए। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि राम विद्यालय गया और फिर उसने खाना खाया, ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हमारा आता है हिंदी का संवैधानिक व्यवस्था और देवनागरी लिपि। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक हमारे हिंदी फर्स्ट यूनिट में यही है, संवैधानिक व्यवस्था और देवनागरी लिपि। तो संवैधानिक व्यवस्था में तो संविधान से जो भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में सामाजिक संस्कृति के विषय में बात की गई है? 350, 346, 348, 351। तो अगर जो आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे 351 में सामाजिक संस्कृति और भाषा हिंदी के विकास के विषय में केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर इसमें एक चीज़ आता है कि राजभाषा आयोग जिसका गठन का प्रावधान दिया गया है 344 अनुच्छेद में, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे इस बार पूछा गया था जो दिसंबर 2022 का पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि राजभाषा आयोग जो गठित की उसकी समिति जो गठित हुई थी गोविंद मतलब पंत की अध्यक्षता में, उसके अनुशंसाओं के संबंध में पूछ लेता है कि उनसे कौन सा कथन सही है गलत है। ठीक है, ये पूछता है। या जो बीजी खेर के अध्यक्षता में राजभाषा प्रथम आयोग गठित किया गया 1955 में, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि उसकी अनुशंसाएँ क्या क्या थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आयोग का अध्यक्ष कौन था। पहले प्रश्न पूछता था, हालांकि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, अब तो अक्सर अनुशंसाएँ पूछता है, 4-5 कथन दे देता है, उसमें मिलान होता है कौन सही है, 3 सही है, 2 सही है, 5 सही है, 1, 2, 3 सही है, 3, 4, 5 सही है, ऐसे कथन क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अब देखना है। फिर आता है देवनागरी लिपि संबंधित प्रश्न। जैसे इस बार का पेपर देखेंगे आप फर्स्ट शिफ्ट का जो भी हुआ है, उसमें पूछा था कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है। ब्राह्मणी लिपि दिया था, शारदा लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, ऐसे विकास क्रम दिया था, मिलाना था कैसे कैसे विकास हुआ है। एक तो ये पूछता है। ठीक है, फिर एक तो देवनागरी लिपि का टाइपिंग संबंधित प्रश्न ही पूछता है कि टाइपिंग कैसे शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई। एक चीज़ और पूछता है देवनागरी लिपि की विशेषताएँ पर दे देगा कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, और 1-2 विशेषताएँ दे देगा कि इसमें जैसे दिया इस बार पेपर में दिया था कि इसका नागरी मतलब गुजरात के नागर लिपि से विकास हुआ है या नगरों के कारण नाम नागरी पड़ा है। तो ऐसे प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक इतने ही कुल मिला के हमारे चैप्टर में जो भाषा विकास था यही 4-5 टॉपिक है। हमने एक तो बात किया कि भाषाओं का वर्गीकरण और बोलियों पे, उसकी उपबोलियों पे, दूसरा स्वनिम व्यवस्था पे, स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान पे और उनका जो वर्गीकरण किया गया स्वर व्यंजन का, तीसरा शब्द का मतलब तत्सम तद्भव, रूढ़ योग रूढ़ और किस भाषा के शब्द हैं, चौथा हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था और इसकी देवनागरी लिपि। यही 4 टॉपिक मुख्य इन्हीं संबंधित प्रश्न हमारे में इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें किन किताबों से इसका अध्ययन किया जाए, किससे पढ़ा जाए कि पूरी यूनिट अच्छे से कवर हो सके, तो देखिए इसके लिए कोई विशेष किताब की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग दृष्टि नेट जाए की जो बुक आती है तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो वस्तु इतिहास है उससे भी आप पढ़ते हैं तो ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, कितने दिन चाहिए इसको, तो 1 हफ्ते इस यूनिट के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आप आराम से 1 हफ्ते में इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से इसको पढ़िए, इसमें कोई दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि मुख्यतः प्रश्नों पर बात करें, हमने हालांकि पहले ही बात किया है कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यतः प्रश्नों बात करें पिछले 2-3 सालों में कैसे प्रश्न आए हैं, अब पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, तो देखिए जैसे पहले प्रश्न क्या आता था, जैसे पूछ लेता था कि निम्न से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पहले उदाहरण दिया पंकज का, तो ऐसे प्रश्न आते थे। या पूछ लेता था वर्ण का उच्चारण, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, तालु दे दिया, मूर्धा दे दिया, दंत दे दिया और दंतोष्ठ दे दिया। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ठीक है, एक जैसे प्रश्न आता था कि तद्भव तत्सम का, कि निम्न में से अग्नि का तद्भव क्या होगा, तो अग्नि का तद्भव आग होगा, 4 ऑप्शन दे दिएगा आपका। या शाक का तद्भव क्या होगा, तो उसमें शाक आप शब्द देखेंगे तो हालांकि इसमें सिर्फ स का अंतर आया है शाक में। ठीक है, शाक में आपका मूर्धन्य सकार से दंत सकार हो जाता है, शाक की जगह शाक,
से मूर्धन सकार वाला स से दंत सकार आ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा है साख का। इसके अलावा पूछ लेता था जैसे कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जैसे प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कब गठित हुआ, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठन हुआ, 1955 में गठन हुआ। फिर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। छोटे छोटे प्रश्न पहले पूछते थे इनसे। एक प्रश्न पूछा था कि भाषाओं का विकास क्रम, कि पहले प्राचीन संस्कृति आई, फिर लौकिक संस्कृति आई, फिर सौसेनी अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, ऐसे प्रश्न पूछते थे। अब देखेंगे जो इस बार पेपर हुआ है उसमें पैटर्न चेंज हो गया। अब जैसे इस बार पूछा है कि बुंदेली की उपबोलियाँ दे दिया है मिलाने को,